वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सबका। वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। मैं आप सबका स्वागत करता हूं ग्रेड अप यूपीएससी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वसु कटारा। स्टूडेंट्स मुझे प्यार से, या नाम थोड़ा बड़ा है, शॉर्ट में वीके सर कहना पसंद करते हैं। स्टूडेंट्स, पहली बार तो अगर आप हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं इस चैनल पे, इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम व्यूअर, आई वेलकम यू। और हमारे रिकरिंग व्यूअर्स के लिए फिर से स्वागत है आप सबका आज की क्लास के अंदर। स्टूडेंट्स, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव देखने वाले हैं। सोशल सिक्योरिटी होता क्या है, और भारत सरकार, पहली बात तो सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स, सामाजिक सुरक्षा की जितनी भी स्कीम्स हैं, इसके लाभ लोगों को किस प्रकार देती है, कि कुछ नीतियां होंगी, कुछ स्कीम्स होंगी, उनके द्वारा दी जाती हैं। दोस्तों, ये क्लास प्राइमरली इंग्लिश के, हिंदी के अंदर होगी, बट मैं कई कई जगहों पे हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के वर्ड्स भी आपके साथ यूज करूंगा। स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास में जब बिल्कुल हम अपनी क्लास के एंड तक पहुंचेंगे, आपके लिए एक सरप्राइज है, आप सबके लिए एक जानकारी है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सलोनी, आई रिमेंबर यू आर इन माई ईपीएफओ बैच। यस, आते हैं बेटा, आते हैं आपकी भी क्लास लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स के बारे में मैं बता रहा था। शुरू करते हैं आज की क्लास के साथ। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के सारे बारे में चर्चा करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी हैं, पर हम कुछ लिमिटेड सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी क्लास के लिए, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? वेलकम वेलकम। मैं आपके रिप्लाई, निकिता आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें तो मैं आपको जवाब दूंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा लूँ, आपको एक आइडिया हो जाए। अच्छा, आप भी बैच 4 से ही हैं, वेरी गुड। आपको एक बार आइडिया हो जाए, ठीक है? हिंदी में एंड इंग्लिश में दोनों में आपको नोट्स मिलेंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की क्लास के साथ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल सिक्योरिटी? सामाजिक सुरक्षा को आप किस रूप में जानते हैं? सामाजिक सुरक्षा होती क्या है? इस बात का एक जो जवाब है, हमें वो खोजना है, ठीक है? एंड आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये क्लास हालांकि बाइलिंगुअल नेचर की है, हिंदी और इंग्लिश, पर मैं हिंदी ऑडियंस को स्पेसिफिकली आज बताना चाहता हूं कि अगर आपको जो प्रॉब्लम होती थी हिंदी भाषा के साथ, आपको कंटेंट नहीं मिल पाता था जो आपकी ज़रूरत होती थी, उसके जितना आपको हिंदी में पीडीएफ्स भी मिलने वाली हैं, और क्लासेस भी अलॉन्ग विद इंग्लिश हिंदी में भी रन होने वाली हैं, साथ साथ हिंदी इंग्लिश के, ठीक है? शुरू करते हैं। आपको सोशल सिक्योरिटी के बारे में बता रहा हूं। देखिए, मैं आपको कोई घिसी पिटी डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाहता हूं आप लोगों के बारे में। स्टूडेंट्स, कोई भी इंसान है, कोई भी इंसान है, उसके लिए सरवाइव करने के लिए आज की मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, आज के हमारे मॉडर्न सोसाइटी के अंदर किसी भी व्यक्ति के लिए सरवाइव करने के लिए उसकी आय, उसकी इनकम, मॉडर्न सोसाइटी का मतलब आज का आधुनिक समाज, आज का समाज हमारा, अगर आप इसमें अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन टुडेज टाइम पीरियड, व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना क्या पड़ेगा? आपको अपनी आय सुनिश्चित करनी पड़ेगी, फिक्स्ड इनकम आपके पास आती रहे। देखिए, एक इंसान जो होता है, कोई भी व्यक्ति है, उसको लाइफ में कई सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जिन स्टेजेस के दौरान उनकी इनकम अफेक्ट हो सकती है, उनकी आय पे कोई ना कोई कमी आ सकती है। वो कैसी स्थितियां होती हैं? सबसे पहले तो आप ही बता देंगे सर, बुढ़ापा, ओल्ड एज। टॉपिक का नाम है बेटा, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स, जिसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप अगर जो हमने अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज बीच में मैं ना क्या आपके कमेंट्स एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज बुरा मत मानना, जाना नहीं कहीं पे, आप सबके कमेंट्स पे मैं आऊंगा,
अभी मुझे जब पढ़ाना होगा तो फिर मैं या तो यहाँ देख लूँ आपके सामने आपको पढ़ा लूँ, या तो कमेंट्स को देख लूँ। तो प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत। ऐसा मत सोचिएगा कि आपको अटेंशन नहीं दी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सोशल सिक्योरिटी के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि सोशल सिक्योरिटी होती क्या है और क्यों दी जाती है। देखिए, कोई व्यक्ति बुढ़ापे का सामना कर रहा है, ओल्ड एज, या तो मैटरनिटी, प्रसव का समय, जब महिलाओं के लिए रेस्ट करना, आराम करना आवश्यक है, उस दौरान भी उन्हें रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इनकम मन एक फाइनेंशियल बर्डन है जो उनको खुद से ही कंप्लीट करना है, निर्वहन करना है उसका। अब इसीलिए कुछ लोग, कुछ औरतें मैटरनिटी पीरियड के दौरान भी 8th एंड 9th मंथ के दौरान भी काम करती है, जो कि उनके और उनके चाइल्ड की हेल्थ के लिए सही नहीं है। इसी प्रकार इलनेस के दौरान, कोई बीमारी के दौरान, सिकनेस के दौरान, किसी को कोई बीमारी हो रखी है, वो व्यक्ति भी बीमारी के दौरान काम नहीं कर पाएगा। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी फिलहाल में अनएम्प्लॉयड है, जैसे आज के टाइम में स्टूडेंट्स कोविड की वजह से, कोरोना वायरस डिजीज की वजह से, कुल एस्टिमेट है, इंडियन एक्सप्रेस का फिगर है, 25% हमारी पॉपुलेशन कोरोना वायरस डिजीज की वजह से अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार है इस समय। तो मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको, क्या इन लोगों के लिए हमें कुछ करना नहीं चाहिए? क्या इन लोगों की सप्लीमेंट नहीं करनी चाहिए इनकम? क्या इनकम उतनी ही बनी रहे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए क्या? तो ऐसा जो प्रावधान है, जिसका कॉन्सेप्ट है सोशल सिक्योरिटी का, सामाजिक सुरक्षा का, जिसके अंदर कोई भी बुजुर्ग जो रिटायर होता है, कोई भी व्यक्ति जो इलनेस, सिकनेस या डिसएबिलिटी का सामना कर रहा है, अपंगता, डिसएबिलिटी का सामना कर रहा है, अपंगता, या जिसको दिव्यांग जन भी कहते हैं जिन लोगों को, कोई भी महिला प्रसव के दौरान, मैटरनिटी के टाइम पीरियड पे, इन सब लोगों की सुरक्षा की जाए, एटलीस्ट इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिनिमम इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो होता है आपका सोशल सिक्योरिटी नाम के एक फिनोमिना के द्वारा, सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा नाम के एक सिद्धांत के द्वारा। अब सोशल सिक्योरिटी के द्वारा creates a institutional infrastructure ताकि हमारे जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनको इन सारी सिचुएशंस के दौरान प्रोटेक्शन मिले। एंड शर्मा कुणाल, हम पूरे ईपीएफओ के लिए भी करवाएंगे, एंड पार्ट्स के लिए अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी अवेलेबल होगा, फॉर लेबर लॉ, फॉर सोशल सिक्योरिटी। जस्ट स्टे टिल द एंड, लास्ट तक जुड़े रहें, आपको पता चलेगा। जो नए बच्चे पहली बार आए हैं, प्लीज जुड़े रहें, लास्ट तक जुड़े रहें। और स्टडी प्लान आपके साथ शेयर किया ही जा रहा है हमारी क्लासेस का, यू विल गेट टू नो अबाउट इट। नाउ, व्हाई इज सोशल सिक्योरिटी रेलेवेंट फॉर योर ईपीएफओ एग्जाम? स्टूडेंट्स, जिस एग्जाम के लिए आप अपियर हो रहे हैं, ईपीएफओ की पहली बात एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होती है। दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का काम है सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा नीति प्रोविडेंट फंड की, ये आपको मुहैया करवानी है। ऐसे ही हमारे देश में और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसको मोल कहते हैं, मैं मोल कहता हूं, आप भी शॉर्ट में याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार ना ये शॉर्ट ट्रिक्स याद रहती है और हेल्प करती हैं। ऐसे ही राज्य सरकारें भी सब अपना कहीं ना कहीं पार्ट प्ले करते हैं, और वो सारी संस्थाएं आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाती है जानने के लिए इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए, जिसका काम है हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी को परपेचुएट करना, सामाजिक सुरक्षा को
बढ़ाना और आम व्यक्ति तक, हर आम नागरिक तक ले जाना। इसी दिशा में मुझे एक नया रिफॉर्म याद आया है जिसको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कहते हैं, यूएएन, आपके ईपीएफओ के द्वारा ही शुरू किया गया है, जिसमें अब आप कोई भी जॉब चेंज करेंगे, ए से बी, बी से सी, कभी भी कोई भी जॉब चेंज करेंगे, आपको बस ईपीएफओ का पोर्टल विजिट करना है, जिसमें आपके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से आप सारी जानकारी, किस कंपनी में कब काम किया, कितना प्रोविडेंट फंड का पैसा जोड़ा, ये सारी जानकारियां आपको मिल जाती हैं। तो ये देखिए, आधुनिकीकरण भी हो रहा है देश में, सामाजिक सुरक्षा आम आदमी तक पहुंचाई जा रही है। टेक्नोलॉजी की मदद से, आपका प्रौद्योगिकी की मदद से हम कितना ज्यादा प्रसार कर पा रहे हैं इस समय सामाजिक सुरक्षा का, ये सब जानकारी मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और सोशल सिक्योरिटी के ये 3 टॉपिक आपके कुल 19 क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं। 19 प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर इन तीनों सेक्शन से आते हैं। लास्ट एग्जाम 2017 में हुआ था, तब का ये स्टैटिस्टिक है। हो सकता है इट कैन गो एज हाई एज 30 क्वेश्चंस ऑल्सो दिस टाइम अराउंड। इस बारी, इस अगली बार की परीक्षा में, ईपीएफओ एग्जाम की परीक्षा के अंदर 30 प्रश्न भी हो सकते हैं। तो प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अगर 30 क्वेश्चन आए और आप इन टॉपिक्स के साथ वाकिफ नहीं हैं, आप सोच रहे हैं पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और साइंस के बेसिस पे जाएंगे, देखिए ईपीएफओ एग्जाम जो 2-3 प्रकार के स्टूडेंट्स इस टाइम पे दे रहे हैं, 3 प्रकार के स्टूडेंट्स हैं। एक हैं जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स थे या स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स थे, वो हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी कर लेंगे कहीं ना कहीं, साइंस भी, पर फिर लेबर लॉ, मैथ्स, अकाउंट्स में कहीं ना कहीं अटकेंगे। दूसरे टाइप के बच्चे हैं जो आईबीपीएस, बैंक पीओ, एसएससी और ऐसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते आ रहे हैं। उनके लिए मैथ्स एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, कुछ के लिए इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, कंप्यूटर नॉलेज भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा क्योंकि वहां पे कवर होते हैं। फिर वही बात है, अकाउंट्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ये जर्नल स्टडीज वाले पोर्शन का क्या करेंगे। तीसरे ऐसे बच्चे जिनको कोई एग्जाम प्रिपरेशन नहीं करनी थी, ईपीएफओ एग्जाम आया और वो सीरियस हुए इस एग्जाम के बारे में। अब मुझे नहीं पता आप में से तीनों कौन सी श्रेणी में आते हैं, अब तीनों में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, पर आप तीनों को केटर करने के लिए हम लोग एफर्ट कर रहे हैं। और इस दिशा में आज की क्लास में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स, वो सोशल सिक्योरिटी नाम के एक टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर लेट्स हैव अ लुक। हम देखते हैं कौन सी सरकार की, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स है सोशल सिक्योरिटी के डायरेक्शन के अंदर। दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना। जनधन योजना का काम है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, जीवन ज्योति बीमा योजना का इंश्योरेंस मुहैया कराने का, सुरक्षा बीमा योजना का भी इंश्योरेंस का ही मोटिव है, जनरल इंश्योरेंस का। हेल्थ, एक्सीडेंटल और इस प्रकार के इंश्योरेंस के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस सिर्फ मृत्यु पे ही नहीं मिलता, किसी के स्वास्थ्य को कुछ हो जाए तब भी दिया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बाद अटल पेंशन योजना, क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद ही तो असली जरूरत होती है पैसे की, और शरीर में दुर्बलता के कारण कुछ लोग उस टाइम पे अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी, मतलब आर्थिक तरीके से आर्थिक कार्य भी नहीं कर पाते और अल्टीमेटली गरीबी का सामना करना पड़ता है। उन लोगों के लिए पहले से ही हमने अटल पेंशन योजना जैसी एक स्कीम की शुरुआत करी है, ताकि वो लोग जब भी ओल्ड एज 60 साल की उम्र से ज्यादा में कदम रखेंगे, उनके पास पेंशन की सुविधा होगी। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वावलंबन इज रिलेटेड टू पेंशन ओनली। अब हम एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम जो इसका एक एडवांस वर्जन है, वो देखते हैं। इसी प्रकार सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। बच्चियों की पढ़ाई के लिए 18+ होने के बाद, उनकी मैरिजेबल एज होने के बाद उनके एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट किया जाता है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, कर्म योगी मानधन, किसान मानधन योजना, जो हमारे श्रम योगी मतलब वर्कर्स श्रमिकों के लिए और किसान फार्मर्स के लिए स्कीम है। ऐसे ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो रूरल एम्पावरमेंट, ग्रामीण सशक्तिकरण का कार्य करती है स्कीम, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जिसके बारे में अभी मैंने बोला, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अब देखिए आज की क्लास में इतनी सारी स्कीम्स करना हमारे लिए पॉसिबल तो है नहीं, तो आज हम चर्चा करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में जिनके ऊपर आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर ईपीएफओ के क्वेश्चंस निकले हैं। आई होप आप सब एक्साइटेड होंगे जानने के लिए, पढ़ने के लिए। इस टॉपिक के नोट्स हमारी ग्रेडअप ऐप के ऊपर अवेलेबल मिलेंगे आपको ग्रेडअप ऐप के ऊपर हमारे अलग अलग कोर्सेज के बारे में जानकारी भी मिलेगी। आप अपने प्ले स्टोर में जाके तुरंत ही लॉग इन करिए, ऐप डाउनलोड करिए एंड प्लीज हैव अ लुक अराउंड द वेरियस थिंग्स। और आपके साथ लिंक भी शेयर किया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जिसमें आपको हमारे वेरियस कोर्सेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन और फ्री ट्रायल स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना से हम आरंभ कर रहे हैं दोस्तों, शुरू कर रहे हैं हम पहली स्कीम के साथ, जो कि एक फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम है। सर फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? हम देखिए सबसे पहले हर व्यक्ति को वित्तीय समावेशन के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, देखिए दोस्तों 135 करोड़ लोगों का देश है, जिसमें से अभी भी 65% के आसपास, मैं गलत भी हो सकता हूँ, 62-63% है। तो मैं आपको इसलिए अप्रोक्सीमेट फिगर बता रहा हूं बिकॉज इट इज डिफरेंट एज पर डिफरेंट सर्वेस, क्योंकि माइग्रेंट्स कुछ लोग कंप्यूट करते हैं, कुछ लोग कंप्यूट नहीं करते, इसलिए मैं रफ फिगर बता रहा हूं। 65% के आसपास हमारे देश के लोग अभी भी रूरल एरिया में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, और कुछ लोग शहरों में रहने के बाद भी अभाव में रह जाते हैं। दे आर स्टिल लैकिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन फैसिलिटीज। स्टूडेंट्स, मैं अब आपसे सवाल पूछता हूं, फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर आप क्या समझते हैं, लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं, फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए या मिलेंगी? बताइए बताइए, सोचिए। प्लीज थिंक अबाउट इट। हेल्थ रिलेटेड, ओके ठीक है। आप शायद फाइनेंशियल हेल्थ इंश्योरेंस कह रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एजुकेशन से रिलेटेड नहीं, देखिए बेसिक बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज का लाभ मिलता है, जिसमें बेसिक बैंकिंग है। देखिए बेटा, हेल्थ और एजुकेशन इसमें इनडायरेक्टली आप इंक्लूड कर सकते हैं। मैं चलिए बताता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 15 अगस्त 2014 को ये स्कीम लॉन्च करी थी, तो इस स्कीम के बारे में क्या क्या लाभ गिनाए थे, मैं उनसे जुड़े हुए आपको लाभ बताता हूं। दोस्तों, हमारे देश में मैंने बताया अभी भी एक बहुत ही भारी संख्या थी लोगों की जिनके खुद के बैंक अकाउंट भी नहीं होते थे। और जैसे जैसे हम अब आधुनिकरण की तरफ, मॉडर्न एरा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमें यह देखने मिल रहा है कि सरकार अब जितनी भी सब्सिडीज हैं लोगों के सीधा अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करने लगी है। और सिर्फ सब्सिडीज ही नहीं, स्कॉलरशिप भी। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, पैसे की कमी होने की वजह से नहीं पढ़ पा रहा, उसके लिए स्कॉलरशिप भी, और इसके अलावा पेंशन की सुविधा भी, इंश्योरेंस की सुविधा भी, ठीक है, सब कुछ लोगों तक पहुंचानी थी। अब इसके लिए सिर्फ बैंकिंग सर्विसेज ही नहीं,
मल्टीपल, एक वर्ड यूज करूंगा, फाइनेंशियल सर्विस, वित्तीय सेवाएं, जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सब आता है। और इसके द्वारा, ठीक है, इस बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ का, बिल्कुल मैं तो कह ही रहा हूं, ये है इसके अंदर। तो दोस्तों ये सारी सुविधाएं मुहैया करवानी है, इसलिए सरकार ने लॉन्च करी हमारी फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम, जनधन योजना। इस स्कीम के हिसाब से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका खुद का सेविंग्स अकाउंट या खाता नहीं है, बचत खाता नहीं है, उसे न्यूनतम कितनी राशि, मिनिमम बैलेंस के साथ, बैंक अकाउंट अगर आप किसी भी प्राइवेट बैंक में जाके खुलवाएंगे 10,000, 20,000, 15,000 ऐसा अमाउंट आपको मिनिमम बैलेंस के तौर पे रखना पड़ता था। जनधन योजना में कोई मिनिमम बैलेंस नहीं है, अगर 2 रुपए भी पड़े होंगे आपके जनधन योजना अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है। हम हर व्यक्ति को इस खाते के तहत लेकर आना चाहते हैं, एक समावेशी रूप से इसके तहत लेकर आना चाहते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसके हिसाब से कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका सेविंग अकाउंट या बचत खाता नहीं है वो खुलवाना है, ताकि सारे उसको लाभ मुहैया करवा सके। और न्यूनतम शुल्क पे, न्यूनतम बिल्कुल फ्री है ऑब्वियसली, न्यूनतम शुल्क की तो बात ही नहीं है, बट मिनिमम बैलेंस के साथ खाता खोला जाएगा, बिल्कुल कोई राशि न्यूनतम रखी गई है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। हमारे काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, कोई बात नहीं, स्वयं प्रमाणित करते हुए, सेल्फ डिक्लेयर करते हुए अकाउंट उनका खोल दिया जाएगा। अब अकाउंट खोलने के फायदे सुनिए जरा। हम पहली बात तो उन लोगों को जो कि बैंकिंग नेटवर्क के अंदर जुड़े ही नहीं हुए थे, उनको वित्तीय उत्पादकों के साथ, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय सेवाओं के साथ उनके पास ले जा रहे हैं। साथ साथ यार एक और कमी थी, बैंक अकाउंट खोल भी देंगे ना, उन लोगों को यूज नहीं करना आता, क्योंकि वित्तीय साक्षरता थोड़ी कम है या जागरूकता थोड़ी कम है हमारे देश में। तो वित्तीय साक्षरता भी प्रदान करता है जनधन योजना। नुक्कड़ नाटक, पैम्फलेट, एड्स की मदद से, एडवर्टाइजमेंट्स की मदद से जनता के अंदर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास भी किया है। इसके साथ साथ इनके पास एक रुपे कार्ड भी होगा, और उस रुपे कार्ड के होने की वजह से इनको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। 2 लाख रुपए का मतलब कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है, सरकार की तरफ से आपको उस स्थिति में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। सर ये सर्वाधिक फिगर है, मैक्सिमम वैल्यू है, सर्वाधिक वैल्यू है, जरूरी नहीं है 2 लाख ही दिए जाए, ठीक है, पहले ही मैं बता देता हूं। और सर रुपए कार्ड क्या होता है, तो ये है रुपए कार्ड आपका दोस्तों। इट इज अ डेबिट कार्ड, बट रुपे जो भारतीय कंपनी है, नेशनल, राइट, हमारे पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या इतना फैक्ट मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता, क्योंकि ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि किस संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है रुपे कार्ड। इसकी वजह से आपको 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलेगा। और इसी प्रकार आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, देखिए आपके बैंक अकाउंट में 0 भी, 1 रुपया भी नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10,000 रुपए तक निकाल लेंगे। यार कोई भी व्यक्ति को अगर पैसे की जरूरत पड़ती है, उसको कर्जा लेने की कोशिश करता है, लोन लेता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, उसकी वजह से एक डेट ट्रैप में फंस जाता है कि कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता होगा, फिर उसको छुड़वाइए, कर्ज के ऊपर ब्याज भी देना पड़ता है। आपके पास जनधन अकाउंट है जो कि अगर 6 महीने से पुराना है तो आप 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, जनधन योजना आपका 2011 सेंसस के हिसाब से हमें पता चला था दैट 25 करोड़ अप्रोक्सीमेट फिगर ये था, 25 करोड़ हाउस होल्ड हमारे देश में, परिवार ऐसे हैं जिनमें जो कि टोटल इंडियन पॉपुलेशन के अंदर आते हैं, जिसमें से 14.48 करोड़, लगभग 58% पॉपुलेशन, 58-59% पॉपुलेशन अभी भी बैंकिंग सर्विसेज का लाभ ले पा रही है, और बाकी रिमेनिंग 41.3 नहीं ले पा रही।
अब उनको टारगेट करने का इनका ऑब्जेक्टिव था। अलग अलग फेजेस में चलाई गई ये स्कीम। पहले फेज के अंदर इसमें वो हाउस होल्ड टारगेट करे गए थे, वो परिवार टारगेट करे गए थे जो बिल्कुल भी किसी फाइनेंशियल सर्विसेज का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। और इसके दौरान 12.5 करोड़ 12.55 करोड़ लोगों को हमने केटर किया। काफ़ी सारे अकाउंट्स खोले गए और 2019 27/3 जो हमारे पास लास्ट फिगर अवेलेबल है, लगभग 35 करोड़ 27 लाख बैंक अकाउंट्स ओपन करे हैं। राइट 35.27 करोड़ 35.27 करोड़। दोस्तों इसके अलावा हमारे देश के अंदर जनधन योजना इंटरेस्ट फ्री, नॉमिनल इंटरेस्ट नहीं होता, नॉमिनल प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं और कुछ समय सीमा होती है जिसके तहत आपको पैसा भी वापस करना है। राइट, और ये चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। ये था आपका हमारा जनधन योजना, नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम। ऐसे ही जीवन ज्योति बीमा योजना है। दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किसको टारगेट करता है? अब आपको कोई भी ऐसी स्कीम पढ़नी है तो कुछ कॉमन पॉइंट पढ़ने हैं। जैसे टारगेट कौन है, किस व्यक्तियों को, किस प्रकार के व्यक्तियों को, किस आयु वर्ग, किस सामाजिक वर्ग के व्यक्तियों को इस खातों का लाभ मिलेगा या इस सेवा का, इन स्कीम्स का लाभ मिलेगा। तो इसके अंदर 18 से 50 वर्ष तक की आयु के लोग हैं जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत, जिनका खुद का बैंक अकाउंट है। अब वो बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं जीवन ज्योति बीमा योजना अकाउंट, जीवन ज्योति बीमा को। और इसके साथ साथ दे रिक्वायर आधार कार्ड ऑल्सो, एक आधार कार्ड होना अनिवार्य है। अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो आपका पीओपी या आपका प्राइमरी ऑफिस जो है आपका आधार कार्ड भी खुलवाने में मदद करेगा। लाइफ कवर इसके अंदर 2 लाख रुपए का, अगर मृत्यु हो जाती है तो सरकार 2 लाख रुपए देगी आपको, 2 लाख रुपए, जो कि आपको हर साल प्रीमियम पे करना होगा अगर ये अर्जित करना चाहते हैं। ठीक है, हर साल प्रीमियम पे करना होगा वंस इन अ ईयर। और ये लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी है, जीवन ज्योति बीमा योजना लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी है। प्लीज रिमेंबर दैट। रिस्क कवरेज इसमें 2 लाख का है। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी भी इंश्योर्ड पर्सन की, किसी बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। कि याद रखिएगा, साल में एक बारी प्रीमियम देना है। प्रीमियम है 330 रुपए सालाना, और ये आपको अलग से डिपॉजिट भी नहीं करना, अपने बैंक अकाउंट के साथ जोड़ो, ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कट जाएगा, घट जाएगा। आपकी जितनी भी राशि है आपके बचत खाते के अंदर उसमें से ऑटो डेबिट हो जाएगा। स्कीम आपका LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्रोवाइड कर रही है और काफी सारे प्राइवेट इंश्योरेंस भी इसके अंदर इंटरेस्टेड है। प्राइवेट इंश्योरेंस भी जुड़ सकते हैं, बट मेन आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम, इसको संचालित कर रही है। इसके अलावा 31 मार्च 2019 तक ग्रॉस एनरोलमेंट इसके अंदर कुल कितने लोग जुड़े हैं? 5.91 करोड़। 5.91 करोड़। देख रहे हैं कितनी भारी जनसंख्या भारत की अब लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज का लाभ उठा पा रही है। पर अभी भी बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट है अचीव करना। भारत अभी भी इस स्कीम से बाहर है, काफी हद तक भारत की जनसंख्या स्कीम से बाहर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वो था लाइफ इंश्योरेंस। ये है आपका हेल्थ एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, बेसिकली एक्सीडेंटल ही है। देखिए यार, कभी भी किसी की लाइफ में एक्सीडेंट या कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसकी वजह से वो व्यक्ति कमाऊ स्थिति में ना रहे, जिस वजह से व्यक्ति विकलांगता का सामना करना पड़े उस व्यक्ति को। उनके लिए ये एक्सीडेंटल कवरेज स्कीम लॉन्च करी गई है। टारगेट एज ग्रुप है 18 से 70, 18 to 70। इट इज अवेलेबल टू देम, जिनको बिल्कुल सेम जीवन ज्योति बीमा योजना में जैसे प्रक्रिया है, पैसा देना है या अकाउंट में से ऑटो डेबिट हो जाएगा, ऐसे इंस्ट्रक्शंस देने हैं ताकि आपके बैंक अकाउंट से पैसा अपने आप ही घट जाए। अब ये कवरेज आपको हर साल के लिए कवरेज टाइम पीरियड प्रोवाइड करती है। 1 जून 2020 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे लेकर 31 मई 2021 तक चलेगी। ये हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप प्रीमियम देंगे इस साल का, जो कि 31 मई से पहले ही आपके खाते से कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा,
अब इसी तरीके से आधार कार्ड जरूरी है, केवाईसी नो योर कस्टमर करवाना होगा। नो योर कस्टमर क्या होता है? बैंक अकाउंट के अंदर अगर किसी का कोई खाता है, उसको सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं ताकि बैंक को पता हो किस व्यक्ति का खाता है, इसलिए इसको नो योर कस्टमर कहा जाता है। वो करवाया जाएगा। और 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर है बेटा। 2 लाख रुपए आपके तब दिए जाएंगे जब एक्सीडेंट की वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी, स्थायी विकलांगता हो जाती है। और यही राशि 1 लाख है अगर अस्थाई हो, टेम्पररी हो। स्थायी और अस्थाई की परिभाषा आप इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर दैट, डेफिनेशन नहीं देखने की जरूरत। जस्ट रिमेंबर दैट 2 लाख इज फॉर द परमानेंट डिसेबिलिटी एंड 1 लाख इज फॉर द पार्शियल और टेम्पररी डिसेबिलिटी। साल में आपको 12 रुपए देने हैं, जो कि मैंने बताया 31 मई से पहले ऑटो डेबिट हो जाएंगे अकाउंट से। इस सुविधा को दिया जा रहा है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा, जीआईसी के द्वारा, और प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनीज भी इसमें जुड़ सकती हैं। 31 मार्च 2019 तक लगभग 15 करोड़, 15.5 करोड़ लोग इसमें जुड़ चुके हैं। और ये भी अभी बहुत लार्ज स्केल पे ले जाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जनसंख्या को इसके अंदर शामिल या शुमार करने की जरूरत है। दोस्तों आपके लिए एक सवाल है, प्लीज जल्दी से जल्दी इस सवाल का जवाब दीजिएगा। इस सवाल को यूपीएससी ईपीएफओ 2017 एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन रिपीट होने की भी आशंका है। प्लीज क्विकली आप सबसे रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा। प्लीज बी अ लिटिल फास्ट। थोड़ा सा जल्दी आपको जवाब देने की आवश्यकता है। सोचिए। मैं इस क्वेश्चन दिखा के आपको बताना चाह रहा हूं कि कितना सिंपल क्वेश्चन, हाउ सिंपल दीज क्वेश्चंस आर। कितने आसान सवाल पूछे जाते हैं। ये मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं बनाया है, ईपीएफओ एग्जाम में पूछा गया है। वेरी गुड, वेरी गुड नीदा अंसारी, रुचि सिंह, शिखा, पवन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एंड जो भी ये सेशन देख रहे हैं गाइस, लाइक तो बनता है यार, सेशन लाइक कर दो एक बारी प्लीज, फटाफट लाइक तो बनता है, ठीक है। दोज हु आर वॉचिंग द वीडियो जस्ट लाइक इट वंस, राइट। 12 इज द करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स, डी इज द करेक्ट आंसर, डी, बिल्कुल। अब आते हैं हम अपनी अटल पेंशन योजना के ऊपर। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी। अटल पेंशन योजना का लाभ हर व्यक्ति ले सकता है जो 18 से 40 वर्ष की उम्र तक है। 18 to 40 पार्डन मी। उस व्यक्ति को अगर 60 साल की उम्र के बाद पेंशन चाहिए तो वो 18 से 40 की एज में कभी भी जुड़ सकता है। 18 की उम्र में जुड़ेगा तो प्रीमियम कम होगा। 40 के आसपास, लेट्स से 39 ईयर्स या 38 ईयर्स, 38 साल में जुड़ेगा तो प्रीमियम बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उसको कम समय पैसा देना है। देखिए इसमें कहानी ये है, आप जुड़ना शुरू कर सकते हो 18 की उम्र तक और आपको जुड़ना है 40 तक। 40 के बाद सिर्फ प्रीमियम पेमेंट होनी चाहिए, 20 ईयर्स की मिनिमम प्रीमियम पेमेंट होनी चाहिए। इसका जो प्रीमियम का पैसा है कम से कम 20 वर्षों तक तो आपको देना ही देना है। तो कोई व्यक्ति 39 की एज में भी जुड़ता है तब भी उसे 21 वर्ष देना होगा। कोई व्यक्ति 18 की उम्र में जुड़ता है तो उसे 42 वर्ष पैसा देना होगा। पर अगर 42 की एज में जुड़ेगा तो उसका पर ईयर प्रीमियम, हर साल का प्रीमियम या हर महीने का प्रीमियम बहुत कम होगा उस राशि से जो वो 39 की एज में पे करता, ठीक है। एंड अल्टीमेटली ये पैसा 60 के बाद आपको पेंशन के तौर पे मिलेगा, फिक्स्ड। और सर कितना पैसा मिलेगा? जो भी इसके ग्राहक बनते हैं, स्कीम के तहत सब्सक्राइबर बनते हैं, उन्हें हर महीने पेंशन मिलेगी 1000 रुपए की, 2000, 3000, बेटा लिमिट है 1000 से 5000 तक कितना भी आप पेंशन ले सकते हैं। दिस इज अ मंथली पेंशन, प्रति महीना, पर मंथ, राइट, पर मंथ आपका इतना अमाउंट है। गाइस
अटल पेंशन योजना की जो मंथली पेंशन है, ये सब्सक्राइबर जो व्यक्ति खाता धारक है, ग्राहक है, वो खुद भी ले सकता है। उनकी मृत्यु के बाद उनकी स्पाउस, अगर कोई पुरुष है तो उनकी वाइफ, अगर कोई महिला है तो उनके हस्बैंड इसका लाभ ले सकते हैं सब्सक्राइबर की डेथ के बाद, सब्सक्राइबर की डेथ के बाद। ठीक है, और बस यही नहीं, उनके बाद भी अगर सब्सक्राइबर जो थे, ग्राहक थे, उनकी मृत्यु हो जाए, उनके स्पाउस की मृत्यु भी हो जाए, और अल्टीमेटली नॉमिनी जो व्यक्ति उनका नॉमिनी था उसको, या नामित किया गया है, उस व्यक्ति को जो भी बची कुछ राशि होगी वो दे दी जाएगी। इसी प्रकार, माफ कीजिएगा, इसी प्रकार हमने ये देखा डेथ के बाद क्या होता है इस केस में। 31 मार्च 2019 तक लगभग 149.53 लाख सब्सक्राइबर इसमें जुड़ चुके हैं। आप इसे करोड़ में कन्वर्ट कर ही सकते हैं। दोस्तों, इतने सब्सक्राइबर इसमें जुड़ चुके हैं। टोटल पेंशन फंड 6000 करोड़ से ज़्यादा, 6800 करोड़ के आसपास है, और इसको स्कीम को रेगुलेट किया जाता है। देखो दोस्तों, हमारे देश के अंदर जितनी भी पेंशन स्कीम्स होती हैं वो PFRDA नाम की एक संस्था रेगुलेट करती है। जैसे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स के ऊपर रेगुलेशन करती है, नबार्ड हमारे एग्रीकल्चर बैंक्स के ऊपर रेगुलेट करती है, एग्रीकल्चरल बैंक्स या रीजनल रूरल बैंक्स, जैसे सेबी सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ इंडिया हमारी स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट के ऊपर रेगुलेट करती है, वैसे PFRDA प्रोविडेंट फंड मार्केट के ऊपर रेगुलेट करती है, और अटल पेंशन योजना भी इसके रेगुलेशन के तहत आएगी। और स्टूडेंट्स प्लीज लिसन, अनदर क्वेश्चन फॉर यू, और आप सबको इस सवाल का जवाब देना है। शुरू हो जाइए, जल्दी से जल्दी सवाल का जवाब दीजिए, एंड प्लीज लाइक करिएगा सेशन। दोज हु आर वॉचिंग, वी आर लाइव फॉर यू टुडे, हम आप सबके लिए लाइव आए, और लास्ट तक जुड़े रहिए प्लीज हमारे साथ। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन गाइस, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। Which one of the following statements is not correct for अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं, पेंशन हाफ हो जाती है, दैट इज डिफरेंट। आप जो बात कर रहे हैं वो फैमिली पेंशन की बात कर रहे हैं। यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम की डेट यूपीएससी बहुत जल्द ही रिलीज करेगा, यूपीएससी बहुत जल्द ही रिलीज करेगा। right, and you can start your free trial also, a link has been shared in the description box with you all। दोस्तों, जल्दी से जल्दी सवाल का जवाब देने की कोशिश करें। अटल पेंशन योजना से जुड़ा हुआ नॉट करेक्ट पूछा है, थोड़ा इस पे भी ध्यान देना, गलती ना कर बैठना। वेरी गुड सपना, वेरी गुड पवन, सोनू, पदम यादव जी, वेरी गुड। एंड गाइस, आप देख रहे हैं, लाइक नहीं करिएगा तो कैसे काम चलेगा? प्लीज लाइक द सेशन ऑल्सो, राइट। वेरी गुड ब्यूटीफुल, बहुत लोगों ने इसका जवाब दिया। अरे माफ कीजिएगा, देखिए क्या पूछा है, नॉट करेक्ट। देयर इज अ गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन फॉर द सब्सक्राइबर फ्रॉम 1000 to 5000, ये है या नहीं है? द बेनिफिट ऑफ मिनिमम पेंशन शुड बी गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और LIC, एक सेकेंड, PFRDA के द्वारा रेगुलेट होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी को कंट्रीब्यूट करती है। It is applicable for all citizens of India aged above 40 years, 40 वर्ष के लोगों से ऊपर। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? आपको मैं लास्ट 30 सेकंड्स देता हूं, जो अभी जुड़े हैं हमारे साथ लोग, प्लीज एक बारी देखिए और इसका सही जवाब दीजिएगा। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन गाइस। D is incorrect. Why? D गलत क्यों है? Applicable for all citizens aged above 40, सर 18 to 40 only। सिर्फ यही लोग, आप अगर 40 साल एक दिन के भी हो गए तब भी एलिजिबल नहीं हो। 40 साल एक दिन भी हो गए हैं आपको पूरे हुए, आपकी एज है,
तब आप एलिजिबल नहीं है। तो नए नॉट करेक्ट क्या हुआ? डी। सी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, पर डी इज इनकरेक्ट। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखो सब के सब। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इनफैक्ट स्वावलंबन स्कीम। दोस्तों स्वावलंबन स्कीम का कुछ परिवर्तन हुआ है। पहली बात तो सन 2010 के अंदर शुरुआत की गई थी इस स्कीम की। पेंशन स्कीम है स्पेशली उन लोगों के साथ, उन श्रमिकों के साथ जो भारत की अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या है यार? ऐसा सेक्टर, ऐसे लोग जिनके पास कोई भी सोशल सिक्योरिटी फैसिलिटी, सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा की नीतियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। मतलब ना ही पेंशन फैसिलिटी का लाभ मिल पाता, ना ही प्रोविडेंट फंड का, किसी चीज का। जैसे कि हमारे रिक्शा पुलर्स, रिक्शा चलाने वाले, हमारे देश के अंदर जो भी रेडियो पे सामान बेचते हैं या जिनकी अपनी खुद की दुकानें हैं, उनके पास क्या सामाजिक सुरक्षा है? कल को बीमार पड़ गए, कल को मृत्यु हो गई तो कहां से कौन सा पैसा आएगा? So that is why they are not within the fold of any social security initiative। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये किसी भी सामाजिक सुरक्षा नीति क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। कोई भी नागरिक, एनी सिटीजन हु इज नॉट कवर्ड बाय एनी स्टैट्यूटरी पेंशन स्कीम, जैसे मैंने अभी बताया, जो फॉर्मल सेक्टर, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलती है, जैसे सरकारी नौकरी में पेंशन मिलती है, पेंशन की सर्विस मिलती है, उनको छोड़ के जितने भी बाकी हैं वो स्कीम के अंदर जुड़ सकते हैं। ठीक है, स्कीम के अंदर जुड़ सकते हैं। कंट्रीब्यूशन 1000 रुपीज से 12,000 रुपीज हो सकता है साल का। जो भी जुड़ना चाहते हैं, इफ दे अर्न राइट 1000 to 12,000 पर एनम, दे आर एलिजिबल टू ज्वाइन दिस। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट भी को कंट्रीब्यूट करती है। को कंट्रीब्यूट का मतलब है साथ साथ ये भी को कंट्रीब्यूट करने का मतलब सरकार भी 1000 रुपए प्रति वर्ष खातादार के खाते के अंदर डालेगी या ग्राहक के खाते के अंदर योगदान देगी। स्टूडेंट्स, आपको YouTube पे हमारी वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट कर सकते हैं आप चाहें तो, आप पे कोई बोझ नहीं है, बर्डन नहीं है। लाइक जरूर से करिएगा, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित महसूस होता है आप लोगों के लाइक्स देखने के बाद। जब आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ ये वीडियोस शेयर करते हैं तो उन तक भी हमारी क्लासेस पहुंच पाती हैं, ताकि वो भी देखें और उनको भी लाभ मिले हमारी फ्री क्लासेस का, जो हम YouTube पे कई सारी लेकर आते रहते हैं आप सबके लिए। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। दैट इज इट फॉर टुडे। मेरी तरफ से आज बेटा इतना ही था। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और क्लास के साथ, आप सबके साथ। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।